दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अब तक आपने देखा कि कई झटके लग चुके हैं। पटना से जो शुरुआत हुई थी वो बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली होते हुए वर्चुअल बैठक तक आई, लेकिन वर्चुअल बैठक के बाद साथी जुड़ना तो दूर, साथियों का बिखरना शुरू हो गया। इस रूप में बिखरना शुरू हुआ कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की शुरुआत करता, जिन्होंने पहली बैठक बुलाई, सबको एक मंच पर बिठाया, वो नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अब वो नरेंद्र मोदी के साथ हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और खुद 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की एक अलिखित समझौते के तहत साथ आ चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन वहीं तक झटका उसे नहीं लगना था। इंडिया गठबंधन को अगला झटका भी लगा। चौधरी चरण सिंह की विरासत भारत रत्न पुरस्कार के साथ हुई राजनीतिक सौदेबाजी में एनडीए के साथ जा चुकी है। जयंत चौधरी किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के दरमियान खुद पर पड़ी हुई लाठी भूल गए। जयंत चौधरी 700 किसानों की जो किसान आंदोलन के दरमियान जान गई उसे भूल गए। और जयंत चौधरी, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, उसे भी भूल गए। दरअसल पलटासन का खेल जो पटना से शुरू हुआ वो बागपत से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और चौधरी चरण सिंह की विरासत का पलटना सबको इसी तरह से लगा कि क्या जयंत चौधरी अब उसी राजनीतिक परिपाटी के शिकार हो चले हैं जिस राजनीतिक परिपाटी के लिए रामविलास पासवान और अजीत सिंह को जाना जाता था। कि किसी के साथ गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं, किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव जीतने में भी कोई परहेज नहीं, और जीतने के बाद भी पाला बदल में कोई परहेज नहीं। इस तरह की सियासत कम से कम चुनावी साल में और एक ऐसे दौर में जब कहा जा रहा है कि बहुत बड़े फैसलों का तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, खुद नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं, तो सियासत किस रूप में जा रही है। लेकिन क्या ये बड़े बड़े फैसले और इन बड़े फैसलों से उपजने वाली प्रतिध्वनि क्या हिंदुस्तान की सियासत में, क्या हिंदुस्तान के संविधान को, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, क्या डिवीजन ऑफ पावर की अवधारणा को, क्या शक्तियों के पृथक्करण को लेकर संविधान की मूल भावना को, और क्या संसदीय व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को और संस्थाओं का सम्मान करने की परंपरा को और ज्यादा रौंदती हुई नजर तो नहीं आने वाली है। लेकिन आशंकाएं जब इस रूप में हो, आशंकाओं का बादल जब इतना घना हो रहा हो, उस दौर में इंडिया गठबंधन को कई और झटके लगने की संभावना आज की तारीख में दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ और सीपीएम के साथ गठबंधन तक कर चुनाव नहीं लड़ेंगी। बंगाल की सियासत की मजबूरी है और उसे बहुत बड़ा झटका हम नहीं मान सकते, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलना एजेंडे का हिस्सा हो सकता है और मुख्य विपक्ष के रूप में टीएमसी के सामने कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन टकराता हुआ नजर आए। यानी इंडिया गठबंधन के अंदर केरल फॉर्मूला पंजाब में और बंगाल में दिखे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब केरल फॉर्मूला यदि दिल्ली में दिखाने की कवायद हो रही है तो निश्चित तौर पर सत्ता और व्यवस्था के लिए और खासकर मौजूदा सत्ताधारी दल के लिए सुकून भरी खबर है। सत्ताधारी दल के लिए सुकून भरी खबर हो सकती है, लेकिन जो कवायद पटना से शुरू हुई और जो कवायद मुंबई पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन के नाम के साथ तब्दील हो गई, उस कवायद को लेकर यदि सत्ता और सियासत के खेल में राजनीति के गंदे दांवपेच सामने आने लगे और उस दौर में जब बात जनता के बीच जाने की हो तो जनता के साथ छल करने की कवायद मौजूदा स्वरूप में सामने आने लगे, तो फिर इसे क्या कहा जाए। बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। जिन अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ बैठने में दिक्कत थी, उन्हें नीतीश कुमार ने पटना में कांग्रेस के साथ बिठाया, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के रास्ते पर जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार की तरह प्रत्यक्ष सहयोगी भले ना बने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जीत की भूमिका तैयार करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। क्या सीबीआई और ईडी ने अपने पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो बयान इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने वाला बयान है। वो बयान सियासत की प्राथमिकताओं को,
विपक्ष की धुरी बनने की कवायद को और राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को, इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने की कवायद को, मल्लिकार्जुन खड़गे को नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा करने की इस पूरी रणनीति को कहीं ना कहीं पलीता लगा सकता है। लेकिन यह पलीता लग कैसे रहा है? स्वाभाविक है कि इसमें जांच एजेंसियों की भूमिका है। स्वाभाविक है कि जिस ईडी के सम्मन के सामने जेल जाना स्वीकार किया हेमंत सोरेन ने, उस ईडी के सम्मन के सामने अरविंद केजरीवाल कहीं झुकने के लिए तो तैयार नहीं हो गए हैं। संजय सिंह नहीं झुके, मनीष सिसोदिया नहीं झुके, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल झुक जाएंगे? मुझे नहीं पता झुकेंगे या नहीं झुकेंगे। लेकिन आज जो बात पंजाब में उन्होंने कही है, वो बात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए इतनी खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जिसकी कल्पना ही मौजूदा दौर में सिर्फ की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि दिल्ली की जनता दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी, आम आदमी पार्टी को जिताएगी। वो नरेंद्र मोदी से टकराने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये बात कहने का मतलब क्या है? दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये कहने की जगह अरविंद केजरीवाल ये कह देते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता कि दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, इंडिया अलायंस दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा करेगी। यह बात नहीं निकली है अरविंद केजरीवाल के मुंह से। तो इसका सीधा मतलब यही माना जा सकता है, सीधा इशारा, संकेत, जो भी आप कहें, वो इसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जब गठबंधन नहीं होगा, तभी तो दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीतने का दावा करेगी। क्योंकि जब गठबंधन होगा तो 7 सीटें तो लड़ेगी नहीं, ना तो 7 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और ना ही 7 सीटें गठबंधन में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। समझौते की मेज पर दोनों को आना होगा। और जब समझौते की मेज पर दोनों को आना है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी दिल्ली में। इस बात के क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्या मायने हैं, उसे समझने के पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये बात कहने के पीछे कुछ तो सियासी मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई गठबंधन को धता बताने की हद तक नहीं जाता। स्वाभाविक है कि ईडी का सम्मान एक मुद्दा है, लेकिन जरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहा जाता है कि कथित तौर पर एक गुजरात लॉबी है जो उस पर हावी है, उसका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, और वो यही है कि विपक्ष में एक ताकतवर गठबंधन ना बनने देना। और ताकतवर गठबंधन ना बनने देने के लिए 2 रास्ते दिए जाते हैं। पहली चीज कि कोई भी राजनीतिक दल विपक्षी गठबंधन का दामन छोड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर एनडीए का छाता लगा ले, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम के एनडीए गठबंधन का। वो छाता 2 लोग लगा चुके। वो छाता नीतीश कुमार ने सबसे पहले लगाया और उसके बाद वो छाता जयंत चौधरी ने लगाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल तो वो छाता लगा नहीं सकते, तो दूसरा मोडस ऑपरेंडी ये है कि विपक्ष के साथ आप एकजुट होकर मत लड़िए, आप अलग अलग होकर बिखर जाइए, बिखर कर चुनाव लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोटों को और उनके वोटर्स को और भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी नैरेटिव बनाने में भी मदद मिले कि बिखरे हुए विपक्ष के सामने एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी है। तो यह दूसरा ऑपरेशन है कि आप साथ में नहीं लड़ सकते। जो ऑपरेशन कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ कहा जा रहा है कि खेलने की तैयारी होती है, जो ऑपरेशन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, परिवार के एक बड़े नेता, कहा जाता है कि उनके सहारे कथित तौर पर एक कवायद होती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच किसी भी तरह से गठबंधन ना बने, और गठबंधन ना बनने के साथ साथ उल्टे सीधे तरीके से कैंडिडेट दिए जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यानी दलित और पिछड़ा की राजनीति करने वाली 2 पार्टियां यदि एक साथ आएंगी और उसमें कांग्रेस पार्टी भी होगी, एक नेशनल नैरेटिव भी होगा, दलित प्रधानमंत्री का नारा भी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो ना करना पड़े। अरविंद केजरीवाल के सामने दरअसल यही मॉडल है कि या तो हेमंत सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन की तरह तिहाड़ जेल जाइए, या फिर विपक्षी एकता का सपना बुनना बंद कर दीजिए, अलग चुनाव लड़िए,
तिकोने मुकाबले के हालात बनाइए ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रथ को आसानी से निकाल सके। आज पंजाब में जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया, उस बयान का कोई भी व्यक्ति आसानी से नेतार्थ निकाल सकता है, उसका मतलब निकाल सकता है कि क्या है। भला कैसे कोई नेता यह कह सकता है कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी? वो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के साथ इंडिया गठबंधन में है, उसे इंडिया गठबंधन का नाम लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्या अखिलेश यादव ने कभी कहा कि यूपी की 80 सीटें सपा जीतेगी? अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो उनका अलायंस है और जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले खड़ा है, वही पीडीए 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और मजबूती से लड़कर जीत हासिल करेगा। अखिलेश यादव ने हमेशा यह लाइन पकड़ी है। क्या कभी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 40 सीटें आरजेडी जीतेगी? सबने यही कहा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या कभी एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटें डीएमके जीतेगी? वो हमेशा कह रहे हैं कि राज्य की सारी सीटें या अधिकतम सीटें, पूरी कोशिश है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह, यह डीएमके पार्टी के लोगों का स्टैंड है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाए। क्या कभी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतेगी? हमेशा वो महाविकास आघाड़ी जो इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप है उसका नाम लेते हैं, या फिर संजय राउत इंडिया गठबंधन का भी नाम लेते हैं कि वो जीतेगी महाराष्ट्र की 48 में 48 सीटें। ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन के एक दल ने पहले पंजाब में ऐलान किया कि सभी 13 सीटें जीतेंगे, 13 ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ मिलाकर 14 सीटें जीतेंगे, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को मिलाकर। और अब इंडिया गठबंधन में रहते हुए ये पार्टी कह रही है कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो पंजाब में भी 13 सीटें आम आदमी पार्टी ही जीतेगी या लड़ेगी तभी जीतेगी। चंडीगढ़ की सीट भी आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी तभी जीतेगी। और दिल्ली की 7 सीटें जीतने का दावा भी अब केजरीवाल कर रहा है। तो फिर इंडिया गठबंधन बचा कहां? आखिर कांग्रेस पार्टी को किनारे करके ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? सियासत दरअसल मजबूरियों का नाम है। और आज के जमाने के राजनेता जेपी मूवमेंट के जमाने के राजनेता नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह नहीं है, और उस दौर के छात्र नौजवान नेताओं की तरह नहीं है जो 19 महीने की इमरजेंसी जेल में काटने के लिए तैयार हो जाए। आपातकाल की तमाम आतताई और तमाम तरह के जो दूसरे स्वरूप थे उन सबको झेलने के लिए तैयार हो जाए। आज के राजनेताओं को जेल के नाम से डर लगता है। छगन भुजबल का आप सोच सकते हैं, दूसरे नेताओं का बयान भी महाराष्ट्र में जो लोग समझौते करके अपनी पार्टी को तोड़ करके गए और अब उसी टूटी हुई पार्टी को ही चुनाव आयोग की मदद से असली पार्टी का सिंबल दिला बैठे, वो सारे लोग क्यों गए हैं? क्या वो सारे लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मंशा पूरी करने के लिए गए हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से इस देश में बहुत अच्छे काम होंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के साथ जैसे भारी अनर्थ हो जाएगा, तो इस अनर्थ से बचाने के लिए हो गए हैं? दरअसल वो ईडी और सीबीआई के डर से गए हैं। दरअसल वो सत्ता की जांच एजेंसियों के साथ के सहारे हो रही कथित ब्लैकमेलिंग से डर कर गए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल का आज का बयान भी इसी कथित ब्लैकमेलिंग से डरने की तरफ इशारा करता है? आम आदमी पार्टी के नेता, एक कथित शराब घोटाले के मामले में 2 बड़े नेता जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। संजय सिंह जेल से बाहर जब भी कोर्ट में आते हैं पत्रकारों का हुजूम जमा होता है और वहां संजय सिंह में जॉर्ज फर्नांडिस जैसी झलक लोगों को दिखती है कि चाहे जो हो जाए, जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी वाली तस्वीर लोगों को याद आती है। संजय सिंह के साथ हथकड़ी लगकर नहीं आता तो हथकड़ी वाली तस्वीर नहीं दिखती है, अट्ठास वही दिखता है। मनीष सिसोदिया के साथ वही दिखता है कि वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जब इस मामले में कोई मनी ट्रेल नहीं है, इस मामले में बकौल मनीष सिसोदिया उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये एक नीतिगत मामला है और नीतिगत मामले से किसी को फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे किसी प्रकार के मालाफाइड इंटेंशन को ना सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बल्कि आम आदमी पार्टी भी इनकार करती है। तो जब संबंध अरविंद केजरीवाल तक आया तो अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन बनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी की यात्रा के साथ खड़े होने के लिए तैयार क्यों नहीं है?
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी या उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस पार्टी के साथ कम से कम दिल्ली में ही सही गठबंधन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो फिर इस इंडिया अलायंस का फायदा क्या जब हर राज्य में केरल फॉर्मूला ही चलेगा? एक्सट्रीम केस में, बहुत अलग तरह की परिस्थितियों में केरल फॉर्मूला, जिसमें बीजेपी तीसरे नंबर पर है और उसके सामने एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड गठबंधन और सीपीएम लेड गठबंधन, ये दोनों जब आमने सामने लड़ेंगे तो 20 की 20 सीटें उन्हें आएगी। वो फॉर्मूला बंगाल में चल सकता है, माना जा सकता है कि उस फॉर्मूले का विस्तार पंजाब तक हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल के पास 67 सीटें पिछली विधानसभा में थी और इस विधानसभा में 62 सीटें हैं, 67 सीटें रहते हुए 70 में 67 केवल 3 विधायक भाजपा के थे, कांग्रेस के 0 विधायक थे, शून्य। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 में 5 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 थी और सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ बैठी आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। क्या इस हकीकत को अरविंद केजरीवाल नहीं जानते कि दिल्ली का वोटर एक प्रबुद्ध वोटर है, उसे पता है राज्य के चुनाव में किसे वोट देना है और केंद्र के चुनाव में किसे वोट देना है? तो उस परिस्थिति में तिकोने मुकाबले को बनाने का क्या मतलब बनता है? तिकोना मुकाबले का सीधा मतलब है कि दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर देना। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये गिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं? इसी के पीछे पूरा खेल है कि आखिर आज पंजाब में जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी, इस बयान से इंडिया गठबंधन के दरकते हुए स्वरूप को और ज्यादा टूटने का खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इंडिया गठबंधन बचेगा, नरेंद्र मोदी से लड़ाई का नैरेटिव बचेगा, चुनावी लड़ाई का नैरेटिव, या फिर इंडिया गठबंधन स्वरूप में आने से, चुनावी स्वरूप में आने से पहले ही इतिहास के अवशेष की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शायद इतिहास में भी इस गठबंधन को जगह ना मिल पाए। दोष कांग्रेस पार्टी का कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा दोष कांग्रेस पार्टी पर मढ़ा भी नहीं जा सकता। नीतीश कुमार को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पूरी तरह ठहराया जा सकता है, जयंत चौधरी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और अरविंद केजरीवाल को भी नीतीश कुमार की तरह ही, भले वो बीजेपी के पाले में ना जाए, लेकिन त्रिकोणात्मक मुकाबले, ट्रायंगुलर फाइट की सूरत पैदा करने की थोड़ी सी भी आहट यदि वोटर्स के मन में जाती है, जनता के मन में जाती है, तो आम आदमी पार्टी को इस दौर में बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का माफ करने की स्थिति में नहीं होगा। जिसने भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो, किसी को इस देश के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या, आखिर आम आदमी पार्टी पलटी क्यों, और क्या उस पलटने की पहली आहट आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से दिखाई है। देखते हैं क्या हुआ है, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं है, यह बेहद खतरनाक संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए। आने वाले वक्त में इसको लेकर के सियासत अपने तरीके से करने की कवायद और तेज हो सकती है। नमस्कार।